लोगों को कहीं एकला मिल गया ना वो, उस दिन मुझे लगता है दुष्यंत की शक्ल उसके बाप भी नहीं पहचानेगा। गठबंधन सरकार नहीं, ठगबंधन सरकार है, लुटेरों की सरकार है। लॉकडाउन की आड़ में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, उनका भी पैसा इन्होंने अपने खातों में डाल लिया। बड़ौदा का चुनाव जो है, इस चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी कि इनका कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, चीफ मिनिस्टर गांव में अगर जाएगा तो पुलिस फोर्स के सहारे से ही जा सकता है। आज जेजेपी जो है वो इस तरह से बट चुकी है कि किसी दिन भी जेजेपी के 7 एमएलए जेजेपी को छोड़ के अलग हो सकते हैं। मन से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ नहीं है। आज लड़कियों को इकट्ठा करके उन्होंने भी अपनी मंच के ऊपर डांस करवाए। आज ऐसे ऐसे गीत लगाए उन्होंने गांव में कि बेटा और बाप इकट्ठे बैठ करके उस गीत को सुन नहीं सकते। अगर आप एमएलए जिता दोगे तो आपका राज्य में हिस्सा हो जाएगा, अगर हार जाएगा तो फिर हमारी सरकार तो ज्यों के त्यों चलती रहेगी। तो फिर क्यों दूर फांक रहे हैं, क्या जरूरत है, फिर अपने घर जाएं। इन्होंने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि 80 वर्ष से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है उसका बैलेट पेपर जो है उससे टिक करवा जाओ। बीजेपी की बात करें तो काफ़ी सारे मंत्री और पूर्व विधायक, पूरा अमला उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। जो हुड्डा ये कहता है कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, तो उससे पूछने वाला हो कि 15 साल हो गए, 10 साल सत्ता में रहा, 5 साल 6 साल ये बीजेपी के राज को हो गए, किसी एक भी सिंगल गांव में किसी के दुख सुख में भी गया हो। इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले तो उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे। चौटाला साहब, गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप? इस 1 वर्ष में उम्मीद तो ये थी कि नई सरकार जो है प्रदेश में विकास करेगी, लेकिन इस 1 वर्ष में 10 बड़े घोटाले किए। गठबंधन सरकार नहीं, ठगबंधन सरकार है, लुटेरों की सरकार है। किसान लूट लिया, व्यापारी भी लूट लिया, कर्मचारी को कमज़ोर कर दिया, मजदूर की मजदूरी छीन ली। लॉकडाउन की आड़ में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, उनका भी पैसा इन्होंने अपने खातों में डाल लिया। यहाँ तक भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5-5, 10-10 रुपये लेकर के इन्होंने अपनी जेब भरी। इस 1 वर्ष में प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से नाराज़ नहीं है। बड़ौदा का चुनाव जो है, इस चुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी। आज भी ऐसी हालत है कि इनका कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, चीफ मिनिस्टर गांव में अगर जाएगा तो पुलिस फोर्स के सहारे से ही जा सकता है, अदरवाइज गांव में हर आदमी विरोध करता है। आज मैंने एक नई चीज़ देखी, सरकार का कैसे दिवालिया पिटा हुआ है। राजकुमार सैनी एक नाटक करता था गांव के अंदर, छोटी छोटी 12-12, 14-14 साल की बच्चियों को अपने मंच के ऊपर ले जाना और अपने गीत गवा के उन बच्चियों से डांस करवाता था। वो एक बड़ा अपराध है। नाबालिग बच्चे को आप इस तरह से किसी मंच पे ले जाके नचाओ, ये अपने आप में अपराध है। सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन आज एक नया वीडियो देखा मैंने, भारतीय जनता पार्टी वाले भी, आज लोग तो उनको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, इसलिए कैसे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये जो डांस पार्टियां बनी है अलग अलग, जो शादियों में जाती है या कोई फंक्शन में लेके जाते हैं लोग, आज लड़कियों को इकट्ठा करके उन्होंने भी अपनी मंच के ऊपर डांस करवाए। आज ऐसे ऐसे गीत लगाए उन्होंने गांव में कि बेटा और बाप इकट्ठे बैठ करके उस गीत को सुन नहीं सकते। अगर पूरा परिवार बैठा हो और उस तरह का गीत कहीं टेलीविज़न पे आ जाए तो
परिवार के सदस्य उसको बंद कर देते हैं कि वो इतना मतलब उसको बुरा मानते हैं। आज बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। आज राजनीति थोड़ी है, आज तो किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा सके, कैसे उनके बीच में फिर खड़े होकर के अपनी बात कहना शुरू करते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग फिर चले जाते हैं, लोग फिर रुकते नहीं हैं। मतलब जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसका आज कैसे दिवालिया पिटा हुआ है कि उनको भी उन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ इनका सहारा लेकर के भीड़ इकट्ठी करते हैं, वहीं यहाँ लोगों के बीच में एक और बड़ी बात कहते हैं कि हमारे पास तो बहुमत है, अगर आप एमएलए जिता दोगे तो आपका राज्य में हिस्सा हो जाएगा, अगर हार जाएगा तो फिर हमारी सरकार तो ज्यों के त्यों चलती रहेगी। तो फिर क्यों धूल फाँक रहे हैं, क्या ज़रूरत है, फिर अपने घर जाएं। सरकार उनकी है, बहुमत उनके पास है, डर किस चीज़ का है। फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, फिर क्यों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों पैसा सरकार का जो है भा रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक नई चीज़ और सामने आई। बड़े बुजुर्ग जो गांव में है, इन्होंने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि 80 वर्ष से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है उसका बैलेट पेपर जो है उससे टिक करवा जाओ, और उस बैलेट पेपर को हम वैलिड बैलेट पेपर मान करके, ताकि वो उस बूथ तक ना जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बदमाशी है। जो बैलेट पेपर इन्होंने छपाए होंगे, जिन पे ये उनसे निशान लगवाते होंगे, उन बैलेट पेपर को आज की डेट में डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डमी भी हो सकते हैं, उन सबको तो ये फेंक देंगे। और फिर जितने लोगों ने इनको साइन करके दिए होंगे, अंगूठे लगा करके दिए होंगे, वो सारे बीजेपी के पक्ष में बना करके ये कहीं अपनी जमानत बचाने के चक्कर में। हम इलेक्शन कमीशन को आज इसके बारे में शिकायत भी करेंगे और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि हरियाणा का खास करके हमारे जो प्रदेश का बुजुर्ग है, चाहे वो खाट पे पड़ा हो, चाहे वो मरण आश्रय पे हो, जिसका ये भरोसा भी ना हो कि मैं घंटे 2 घंटे बाद कहीं परमात्मा को प्यारा ना जाऊँ, उसके परिवार के सदस्य भी उसको खाट के अंदर उठा करके लेके जाते हैं और जा करके उसका वोट पोल कराते हैं। हमें इतना बेसहारा मत समझो कि हम अपना वोट अपने आप कास्ट नहीं कर सकते। इस तरह की जो बेईमानी है, इस बेईमानी को भी हम इनकी को सफल नहीं होने देंगे। जितनों के निशान लगाएं जो भी है, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा एक एक मतदाता जो है वो जाएगा और अपना वोट को कास्ट करेगा। वो जो वोट उन्होंने लगवाए हैं उनको कहीं गिनती में नहीं आने देंगे। अगर हम अभय चौटाला की बात करें तो 1 साल के अंदर जो बीजेपी सरकार दावे कर रही है विकास की, तो 10 में से कितने नंबर देते हैं अभय सिंह चौटाला? जिसने 10 बड़े घोटाले किए, आप नंबर चाहते हो उसके लिए? इनसे पूछो जो ये बैठे ये नंबर देते हैं कि नहीं। मेरे नंबर देने नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव के जो आदमी बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बहुत सारे राज्यों को, अलग अलग लोगों को राज करते हुए देखा है, मेरे ख्याल इनसे पूछोगे, ये अगर उस बात पे मोहर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और आप भी काफ़ी लंबे समय से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बार बार दावे किए जाते हैं कि सरकार गिर सकती है, वहीं बीजेपी का कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं वो। तो फिर जो बात मैंने आपसे कही थी, ये कह रहे हैं कि भी हम तो इलेक्शन जीते रह रहे हैं, हम तो ताकत में रहेंगे, तो फिर छोड़ के इलेक्शन जाएं और फिर आप उसके 2 महीने बाद देखें। ये जनवरी का महीना नहीं पकड़ते। आज इनसे इनके पार्टी के लोग नाराज़ हैं। आज जेजेपी जो है वो इस तरह से बट चुकी है कि किसी दिन भी जेजेपी के 7 एमएलए जेजेपी को छोड़ के अलग हो सकते हैं। बीजेपी के 15 से ज़्यादा एमएलए ऐसे हैं जो आज अपनी पार्टी को छोड़ने को तैयार हैं। एक एमएलए ने तो पिछले दिनों जब धान की खरीद शुरू हुई थी, जाकर के विधानसभा के बाहर धरना दिया था, वे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो कोई खेती करने वाला है, जो कोई किसान के घर में पैदा हुआ है, वो इस सरकार के खिलाफ आज बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। और वो जो एमएलए हैं, उन एमएलए को लोग मजबूर कर देंगे इस बात के लिए कि तुम सत्ता से बाहर हो, इस्तीफा दो, छोड़ो इसको। ये सरकार नहीं चलेगी। बीजेपी कहती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। वहीं अगर गठबंधन सरकार के विधायक की बात करें, रामकुमार गौतम हल्के में आते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ से योगेश्वर दत्त नहीं जीतता है तो जाटों के ऊपर कलंक लग जाएगा। अभय चौटाला कैसे देखते हैं? जाटों पे कलंक तो गौतम है। जिस गौतम ने, जब जाटों को आरक्षण मिल रहा था, जब चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जिन 10 जातियों को आरक्षण में शामिल किया था,
उन 10 में से 5 जातियों को केंद्र की सरकार ने आरक्षण दे दिया था, और 5 को जो जातियों को दिया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हीर को दे दिया था, कंबोज को दे दिया था, उसके साथ साथ मुसलमान को दे दिया था, और आपके उसको गुजर को दे दिया था। इस तरह 5 जातियों को आरक्षण में शामिल कर लिया था, और 5 जो रह गई थी, ये आरक्षण भी चौधरी देवीलाल ने गुरनाम सिंह आयोग बनाया था, उस आयोग की सिफारिश के ऊपर मिला था। 5 जो रह गई थी उनमें जाट था, जट सिख था, उसके अंदर त्यागी था, उसके अंदर बिश्नोई था, और उसमें मुड़ा जाट भी था। ये 5 जातियाँ जो रह गई थी, उनको ये कह करके रोक दिया था कि भी हम इनका दोबारा सर्वे कराएंगे। तब तक सेंटर से भी सरकार चली गई थी, प्रदेश से भी चली गई। भजन लाल गवर्नमेंट में आगे थे, और राम कुमार गौतम ने अपनी पार्टी बना ली थी, और भजन लाल ने राम कुमार गौतम से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दो कि इन 5 जातियों को जिनका दोबारा सर्वे की बात हो रही है, इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप जाकर के एफिडेविट दोगे, सुप्रीम कोर्ट हमें पार्टी बनाएगी, सरकार का उसमें जब पार्टी बनेगी तो हम सरकार की तरफ से एफिडेविट दे देंगे कि इन 5 जातियों को हरियाणा में आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप ही हम आरक्षण से 5 जातियाँ वंचित हो जाएगी। इस बात का अगर सबसे बड़ा जिम्मेवार इन 5 जातियों को आरक्षण में शामिल ना होने देने के लिए, तो ये राम कुमार गौतम भजन लाल की कठपुतली बन करके, और उसने ये सारा काम किया था। इससे ज़्यादा जहर से भरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। ये जहाँ बारी बारी जाट और ब्राह्मण की यहाँ बात कर रहा है, जाटों के ऊपर कलंक लग जाएगा, ये तो खुद अपने आप में जाटों पे कलंक है। मैं तो नारनौंद हल्के के जाटों के बीच में जब जाऊँगा तो उनसे पूछूंगा और कहूँगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ऐसे व्यक्ति को तुमने विधायक चुन करके भेज दिया जिसने तुम्हारे आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा बनने का काम किया था। ये तो नारनौंद हल्के के लोग हैं। अगर ये कहीं सरसा की साइड में हो तो राम कुमार गौतम को लोग छठी का दूध याद करा दें। जी, अगर हम चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें तो आज उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा कि एमएसपी का जो रेट है वो 6,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन वहीं साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो कानून आए हैं इनसे संतुष्ट हूँ। वीरेंद्र सिंह की मजबूरी है बेचारे की। अब वो बीजेपी का विरोध कैसे करे? उसका बेटा बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है। कोई चौधरी देवीलाल के घर में थोड़ा पैदा हुए लोग हैं जो किसान के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने आप को बड़े पद छोड़ करके भी आ जाएंगे। ये तो इनको तो मजबूर करती है सरकार जो, इनको तो भेजा जाता है, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये भाषा बोलो, इनको आकर के बोलनी पड़ती है। मन से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ नहीं है। मन से वीरेंद्र सिंह ये चाहता है कि मैं आखिरी उम्र में जो कोई गलत मेरे से निर्णय में उनका पश्चाताप कर लूँ। वो आज मन से कहीं ना कहीं किसान के साथ खड़ा होना चाहता है। अगर हम हरियाणा के डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने आज दावा किया है कि गठबंधन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कर दिया है और आने वाले समय में हम बड़ौदा का और भी ज़्यादा विकास करेंगे, इसलिए हमारे उम्मीदवार को जिताएं। वो तो 5100 भी देने की बात करता था, और वो तो ये कहता था कि किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। वो तो यहाँ तक भी दावे करते थे 75% युवाओं को रोज़गार दे देंगे। दे दिया? उसकी बात को तो प्रदेश के लोगों से पूछो, मेरे से सवाल नहीं करो इन चीज़ों का। ये जो बैठे इनसे पूछो। मुझे लगता है बीजेपी से ज़्यादा उसके प्रति गुस्सा है लोगों में। लोगों को कहीं एकला मिल गया ना, वो उस दिन मुझे लगता है दुष्यंत की शक्ल उसके बाप भी नहीं पहचानेगा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो काफ़ी सारे मंत्री और पूर्व विधायक, पूरा अमला उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में अभय चौटाला अकेले कैसे देखते हैं? आप कैसे कह सकते हो मैं अकेला हूँ? मेरे साथ प्रदेश के लाखों लोग हैं, जो कार्यकर्ता की टीम हमारी है। आप किसी भी गांव में जाओ, आपको केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता नजर आएगा। दूसरी कोई भी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी गांव में अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार करता हुआ नहीं मिलेगा। हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 20 से लेकर के 100 की संख्या में, 100 तक की संख्या में कार्यकर्ता आज अपना सारा कामकाज छोड़ करके पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगा हुआ है। अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से आप? मैं बड़ौदा के मतदाताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, जो हुड्डा ये कहता है कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, तो उससे
पूछने वाला हो कि 15 साल हो गए, 10 साल सत्ता में रहा, 5 साल 6 साल ये बीजेपी के राज को हो गए, किसी एक भी सिंगल गांव में किसी के दुख सुख में भी गया हो? ये तो सारा दिन झूठ बोल करके कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। बीजेपी लूट करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, पैसे के बलबूते पे, सरकारी मशीनरी के बलबूते पे। वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने किए हुए कामों पे, लोगों के बीच में कराए हुए विकास के ऊपर आज लोगों से वोट ले रही है। मैं तो ये अपील करूंगा, इन झूठ और लूट वालों से बचो और दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ, INLD को जिताओ। ये थे इनेलो के प्रधान महासचिव, जिन्होंने साफ तौर से दावा किया है कि हर हाल में इनेलो का उम्मीदवार यहाँ से जीत हासिल करेगा। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार ने हरियाणा में अगर कोई काम किया है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।